हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज की वीडियो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके अकाउंट्स में कंपार्टमेंट आई है। इसके अलावा हमारे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की अकाउंट सब्जेक्ट की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कितना टाइम हमें अकाउंट्स को देना चाहिए, या फिर हमें कौन से चैप्टर पहले पढ़ने चाहिए। ठीक है, हमें कौन से चैप्टर्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जिससे हमारे जो मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो सके। इसके अलावा हमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखो, आज हम लोग इन्हीं सभी सवालों के हम लोग जवाब देने वाले हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अंत तक रहिएगा। आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की जो डेट है वो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई, कि जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, लगभग अगर हम लोग मान के चलें तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 45 डेज़ का टाइमिंग है, 45 दिन का हमारे पास टाइमिंग रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में हमारे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो है वो लग जाएगा, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का लेवल क्या रहने वाला है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम का लेवल वही रहेगा जो अभी आपके लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड का जो भी आपका अकाउंट्स का पेपर हुआ था वही आपका लेवल रहने वाला है। लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपने जिस तरीके के क्वेश्चन आपने अभी अपने पेपर में सॉल्व किए थे वैसे ही क्वेश्चन आपको आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। वही सेम आपके 20 क्वेश्चन जो MCQs के आते हैं वो अभी भी आपको 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी सारे के सारे सेम हैं कि जैसे आपके 34 क्वेश्चन आते हैं तो 34 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 6 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन होते हैं तो वो 6 मार्क्स के ही 3 क्वेश्चन होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का जो लेवल है वो सेम वही लेवल रहने वाला है। लेवल में आपके कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके का टाइमिंग भी वही मिलेगा कि आपको 3 आवर्स मिलते हैं और 15 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए दिए जाते हैं। तो इस तरीके से वही टाइमिंग आपको अभी भी यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही रहनी चाहिए। आप प्रिपरेशन को चेंज नहीं करें, आप प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करें। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका जो लेवल है एग्ज़ाम का वो एग्ज़ाम का लेवल आपका सेम रहने वाला है एज CBSE बोर्ड पेपर। ठीक है, जो आपके पेपर में आपका लेवल था वही लेवल आपका यहाँ पे भी रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हमारी स्ट्रैटेजी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए या फिर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या। तो देखो, हम लोग इसी टॉपिक पे या हम लोग इन्हीं बातों को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये लास्ट तक देखते रहिएगा कंटिन्यू, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हमारे अकाउंट्स पेपर को क्लियर करने के लिए हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, कुछ हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे तो आप कंफर्म आप अपने पेपर्स को इजीली क्लियर कर लेंगे और कह सकते हैं कि क्लियर करने के साथ साथ आप कुछ अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, देखो, हमारे इस अकाउंट्स में 3 बुक्स हैं। एक है पार्टनरशिप की, दूसरी है कंपनी की और तीसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो है 36 मार्क्स की, कंपनी है 24 मार्क्स की और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो है हमारा 20 मार्क्स का। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको कंपनी की बुक को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको कंपनी का जो आपका सिलेबस है वो उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी में हमारे जो टॉपिक हैं वो लिमिटेड टॉपिक है हमारे पास। यानी कंपनी की अगर अपन कहें तो कंपनी जो है वो 7 डेज़ में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पे 2 घंटे या 3 घंटे का अगर आप टाइमिंग देंगे तो आप इजीली कंपनी को 7 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कंपनी को ही सॉल्व करें।
ठीक है। अगर आपने कंपनी को सॉल्व कर लिया, और कंपनी की प्रिपरेशन देखिए आपकी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि कम से कम 24 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो एटलीस्ट 20 मार्क्स आप यहाँ से कवर कर सकें, ठीक है। क्योंकि इसके जो टॉपिक हैं वो हम कह सकते हैं कि हमारे पहले से डिसाइडेड टॉपिक होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक हमारा जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का आता है, जो कि बड़ा क्वेश्चन जिसे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं, तो एक क्वेश्चन हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा क्वेश्चन फॉर फीचर या हमारी रेशियो की एंट्री का आता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक हमारा वेंडर का भी क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग किसी भी हमारे कोई भी हम लोग असेट्स खरीदते हैं तो जिससे हम असेट्स खरीदते हैं उसे वेंडर कहते हैं, और फिर वेंडर को हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बाय शेयर्स पेमेंट करते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बाय डिवेंचर भी उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले कंपनी को ही सॉल्व करें, क्योंकि कंपनी में ध्यान रखिएगा आप आराम से 20 मार्क्स आप कंपनी में लेके आ सकते हैं, ठीक है। कंपनी का जो लेवल है वो एक कह सकते हैं कि ईजी लेवल है हमारे लिए, तो कंपनी में आप 20 मार्क्स लेके आ सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप सॉल्व करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो हमारा कैश फ्लो है और एक हमारा रेशियो है, ठीक है। और ये जो कैश फ्लो रेशियो है ये भी आप 7 डेज में इजीली कंप्लीट कर लेंगे। कैश फ्लो में वही हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। रेशियो की बात करते हैं तो जितने भी हमारे रेशियोज़ के फॉर्मूले हैं, चाहे करंट रेशियो हो, लिक्विड रेशियो हो, या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हो, तो जितने भी फॉर्मूले हैं आप 7 दिनों में इनको भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब 7 और 7 आपके 14 दिनों में ये दोनों आपकी बुक्स को आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इनको कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 3 आवर इन अ डे, यानी कम से कम 3 घंटे का टाइमिंग आपको घर पे देना ही देना होगा, तब जाके आप ये 7-7 दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। देखो आपके पास सिर्फ 45 डेज है, ये ध्यान रख के चलो। अब 45 डेज है तो हमें मैनेजमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग ही करना होगा, ठीक है। 7 दिनों में आप अपने कंपनी को सॉल्व कर लें और 7 दिनों में आप अपने आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसे भी आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप आ जाएं पार्टनरशिप की तरफ। पार्टनरशिप में आप इजीली 15 डेज़ का टाइमिंग ले सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप की बुक थोड़ी सी लेंदी है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं हमारे, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है, रिटायरमेंट है, ठीक है, या डेथ है, डिसॉल्यूशन है। ये सारे हमारे टॉपिक हैं जो हमें लगभग हमारे 15 डेज हमें लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। लेकिन अगर आप ये 7 और 7 14 डेज में अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो एटलीस्ट आपके माइंड में एक थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है कि हमने 80 में से लगभग 24 और 20 यानी कि 44 मार्क्स का तो हमने सॉल्व कर लिया, या 44 मार्क्स की तो हमने प्रिपरेशन कर ली, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से करनी है कि आपने टोटल इन दोनों में 44 मार्क्स हो रहे हैं, तो 44 मार्क्स में से आप 35 प्लस मार्क्स ही लाएं, ठीक है। 35 प्लस ही मार्क्स लाएं, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप इसमें प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक कर देंगे तो फिर आपके लिए आगे भी फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन आपको अच्छे से ही करनी है। आप 3 आवर की जगह आप अपने घर पे 4 आवर या 5 आवर का टाइमिंग दे दें, लेकिन प्रिपरेशन अच्छे से करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में लगभग आपके 15 डेज़ के तो हमारे 15 डेज़ का हमें टाइमिंग लग जाएगा, इतना आपको टाइमिंग देना होता है, क्योंकि टॉपिक काफ़ी सारे हैं इसमें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो कंपनी, जो कि मैंने आपको बताया कि कंपनी हमारी 24 मार्क्स की है, तो कंपनी में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या पार्टनरशिप में हमें कौन कौन से टॉपिक को स्पेशली ध्यान रखते हुए चलना है, स्पेशली हमें उस पर वर्क करना है, हमें उसे अच्छे से पढ़ना है, वो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं।
तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको अच्छे से कवर करने हैं, ये आपको बिल्कुल आपको अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं ना, आप कह सकते हैं कि इनमें से 70% टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रख के चलें कि अगर आप ये भी टॉपिक पढ़ लेंगे ना, जितने भी ये मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं आपके सामने, अगर आप ये भी टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 80 में से एटलीस्ट 50+ मार्क्स तो आप ले ही आएंगे, ठीक है। आप ज़्यादा नहीं, आप ये कह सकते हैं कि आप आपके पास जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग में ये टॉपिक आप कवर कर लो बस, ठीक है। इसके अलावा बाकी के जो भी टॉपिक हैं वो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये टॉपिक आपको करने ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपनी की। कंपनी लगभग हमारी 24 मार्क्स की है, 24 नंबर की है, जिसमें हमारा पहला हमने टॉपिक लिया है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इशू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। यानी कि एक क्वेश्चन, देखो आपको पता है कि हमारा एक क्वेश्चन जो आता है वो शेयर्स का 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको एक एनालिसिस टेबल बनानी होती है और एनालिसिस टेबल बनाने के बाद उसकी आपको एंट्रीज करनी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का आपका जरूर आएगा शेयर्स में, जिसमें आपको आपकी इशू की एंट्री कराई जाएगी और इशू की एंट्री के साथ में आपको फॉरफीचर भी कराया जाएगा और फॉरफीचर के बाद रीइश्यू भी करने के लिए कहेगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आप ऐसे करीब 5 से 6 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने आपके 6 नंबर तो यहाँ पे कंफर्म कर लिए। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कंपनी का, ठीक है। इसके आप जितने क्वेश्चन 5, 6, 7 जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं आप करें, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके का ही होगा जिसमें आपको कह दिया जाएगा कि कोई भी, जैसे आपको कह दिया कि कंपनी है जिसने 20,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन 50,000 के लिए आ गया। अब उसमें 2 कैटेगरी बना दी जाएगी या 3 कैटेगरी बना दी जाएगी, ठीक है। आपको टेबल बना के उसकी इशू की एंट्रियाँ करनी है, उसके बाद फॉरफीचर और फॉरफीचर के बाद रीइश्यू और रीइश्यू के बाद लास्ट जो एंट्री हमारी कैपिटल रिजर्व वाली होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। देखो ये इस टॉपिक का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में कोई भी, हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग कोई असेट्स परचेज कर रहे हैं किसी से, ठीक है, जैसे हम वेंडर बोलते हैं, वेंडर वाला क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा वेंडर वाला जिसमें हम लोग किसी से भी असेट्स परचेज करते हैं और फिर वेंडर को हम लोग बदले में कैश अमाउंट हम लोग देने के बजाय हम लोग उन्हें शेयर्स इशू कर देते हैं, ठीक है। कि हमने शेयर्स इशू कर दिए। अब शेयर्स हो सकते हैं हम पार पे इशू करें या प्रीमियम पे करें या डिस्काउंट पे करें, कैसे भी हम लोग शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो पार पे या प्रीमियम पे हम लोग ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन पार या प्रीमियम पे ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, शेयर्स के अलावा हम डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि शेयर्स और डिबेंचर में ज़्यादा कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। जैसे हम लोग इशू ऑफ शेयर्स करते हैं वैसे ही हमें इशू ऑफ डिबेंचर भी करना होता है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना तो होता है कि जहाँ पे शेयर्स लिखा होता है उसको हटा के उसकी जगह आप डिबेंचर वर्ड लगा देंगे तो आपके डिबेंचर की भी एंट्री बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। देखो ये क्वेश्चन अभी भी आपके बोर्ड पेपर में भी आया था कि एक हमारा क्वेश्चन था कि हमसे इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्रियाँ करवाई गई थी और इशू ऑफ डिबेंचर की जो एंट्रीज कराई गई थी उसमें आपका इन द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन में था, ठीक है। कि आपको बता दिया गया था कि जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपीज़ वाले एट पार, ठीक है। और रिडम्पशन जो हो रहा है वो आफ्टर 5 ईयर्स हो रहा है एट पार एट प्रीमियम है, जैसे भी हमारा रिडम्पशन हो रहा है तो आपको उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे एंट्रीज करनी है। तो ध्यान रखिएगा कि ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी आपसे पूछा गया था। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अंडरराइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कि अगर आप कोई भी आपका एक क्वेश्चन अंडरराइटिंग का भी आपका बन सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके 2 ही चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट और दूसरा है रेशियो एनालिसिस,
ठीक है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको तीनों एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना है, तीनों एक्टिविटीज़ को ही आपको यहाँ पे तरीके से आपको उसके ऊपर आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है। कैश फ्लो में आपके तीन एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। हो सकता है आपका एक क्वेश्चन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कंबाइंड आ जाए, या हो सकता है क्वेश्चन आपका सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ही दिया हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको करना तीनों ही एक्टिविटीज़ को ही है। ठीक है। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो भी आपका 8 मार्क्स का ही है और रेशियो भी आपका 8 मार्क्स का ही है। देखो रेशियो में हमने यहाँ पे कुछ रेशियोज, इंपॉर्टेंट रेशियोज हमने लिख दिए हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं टॉपिक से आएगा। ठीक है। जैसे हमारा पहला है करंट रेशियो। ठीक है। करंट रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो है। इसका क्वेश्चन अभी भी हमारे पेपर में भी आया था, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर जैसे आपको मान लीजिए करंट रेशियो 2:1 दे रखा है। ठीक है। अब आपको कह दिया गया कि हमने कोई गुड्स परचेज़ किया है 20,000 का इन कैश में, तो अब बताइए कि हमारे करंट रेशियो पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कि करंट रेशियो हमारा इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से भी हमारे कुछ इफ़ेक्ट करने वाले जो ट्रांजेक्शन है, हमारे रेशियो को इफेक्ट करने वाले जो ट्रांजेक्शन है, उसका भी एक क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। एक है हमारा लिक्विड रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी। ठीक है। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो है ना, ये करंट रेशियो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें किसी भी तरीके से आपका एक मिसिंग वैल्यू का भी क्वेश्चन आ सकता है कि करंट रेशियो आपको 2:1 दे दिया और करंट लायबिलिटी आपको 50,000 दे दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि करंट असेट्स की वैल्यूएशन करें, करंट असेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है, या हो सकता है करंट रेशियो दे दिया गया 2:1 और वर्किंग कैपिटल आपको 30,000 दे दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि करंट असेट्स की वैल्यू बताइए या करंट लायबिलिटी की वैल्यू बताइए। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो ये रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो वर्क करना है वो आपको इसी रेशियो पे ही करना होगा। ठीक है। इसी तरह से हम आए पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप जो कि हमारे 36 मार्क्स की है, कि जिसमें एक तो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का एक क्वेश्चन हमारा बनता ही बनता है, जिसमें आपको एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री हम कह सकते हैं कि आपको एक आईओसी का टॉपिक दे दिया गया है, आईओडी का दे दिया गया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका इस सिंगल एंट्री, जिसमें एक ही एंट्री बनती है उस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आपका एक एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। गारंटी का एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जिसमें आपको P&L एप्रोप्रिएशन दे दिया जाता है, बनाने के लिए कहा जाता है, जिसमें एक न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है और ये कहा जाता है कि इसका जो मिनिमम गारंटी है वो 50,000 रुपीज़ रहेगी। अब अगर उसका 50,000 से कम होता है तो उसे जो अफोर्ड करेंगे वो ओल्ड पार्टनर्स करेंगे, वो अपने ओल्ड रेशियो में कर सकते हैं या गिवन रेशियो में भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। एक है कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका एक क्वेश्चन आपके MCQs में ज़रूर आएगा ही आएगा, कंफर्म है। सैक्रिफाइस रेशियो का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, इसका भी हमारा एक नहीं दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कैसे कि एक तो आता है आपका एडमिशन में और एक आता है आपके रिटायरमेंट में। ठीक है। कि एडमिशन में भी आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाएगा, और इसके और में, ठीक है, एक इसके और में यानी एडमिशन और रिटायरमेंट का और में ही आता है क्वेश्चन। तो इसके और में आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा, जिसमें भी आपको वही रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, 6 नंबर का इसका क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बता दूं मैं आपको कि आपकी गुडविल के जो हमारे जैसे एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। जिसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इस कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का भी एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। इसके अलावा एंट्रीज ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट, इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है कि आपको गुडविल की एंट्रियां करने के लिए कहा जाता है। अब वो एडमिशन की भी हो सकती है या फिर रिटायरमेंट की भी हो सकती है। ठीक है। पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट,
ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जिसमें एक सिंगल अकाउंट हमें बनाने के लिए कहा जाता है कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, तो पार्टनर की डेथ में हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि एक हमारा लोन अकाउंट वगैरह जो है वो भी हमसे बनाने के लिए कहा जाता है। और एक हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ये हमारा टॉपिक है, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसकी आपको एंट्रीज भी कह सकता है और अकाउंट भी कह सकता है, दोनों ही कह सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंट्रीज भी कहा जा सकता है, अकाउंट भी कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट ज़्यादातर आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हैं उनमें लगभग आप देखते हैं कि 60 से 70% क्वेश्चंस में हमारी जर्नल एंट्रीज ही आती हैं, ठीक है, चाहे आप कंपनी का क्वेश्चन ले लीजिए, फॉर फीचर का क्वेश्चन ले लीजिए, या आपके गुडविल की एंट्रीज ले लीजिए, हो सकता है आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी आपको एंट्रीज ही करने के लिए कहें। तो एक बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि आपको पार्टनरशिप में भी एंट्रीज पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, आपका चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, चाहे आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो, ठीक है, चाहे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, आपको एंट्रीज पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप अकाउंट बनाना जानते हैं तो एंट्रीज आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनका आप चाहें तो इनको राइट डाउन कर सकते हैं या चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये भी टॉपिक कर लेंगे तो आप लगभग आप 34 में से मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट ज़्यादा भी नहीं तो 25 क्वेश्चन या 22+ क्वेश्चन हमारे इन्हीं टॉपिक में से उठ के आएगा, ये कंफर्म है, इससे बाहर नहीं आता है हमारा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। अब सबसे पहले तो आप जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिनके कंपार्टमेंट आई है एग्ज़ाम में, आप लोग मुझे कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन से टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनमें से जो भी आपको टॉपिक ज़्यादा प्रॉब्लम करता है वो आप मुझे बताएं, ठीक है, और वो टॉपिक हम लोग फिर अगली क्लास में हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, हम उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग सारे ही कमेंट करें कि मुझे भी पता चल सके कि लगभग कितने स्टूडेंट हैं जिनके अकाउंट्स में कंपार्टमेंट आई है, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको परेशानी होती है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो टॉपिक मैं आपको ज़रूर कराऊँ, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, थैंक यू।